हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने पिछला सेशन एंजॉय किया होगा जहां पे मैंने आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन दिया था। मैंने आपको कहा था बच्चों कि मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको सीरियसली एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी आपके आने वाले पेपर्स नर्मदा एंड कल्चर, ठीक है, रोड एंड बिल्डिंग एंड जीपीसीबी के लिए। पूरा का पूरा सेशन देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो सकता है आपका आने वाला पेपर जो है, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर उसमें यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए बच्चों, एज इट इज। ठीक है, जीपीएससी का इतिहास रहा है कि क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस बच्चों वहां पे। तो बेटा अगर आपको रेगुलर बैचेस में एनरोल करना है, जो अभी नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाके उसको फिल करिए। मेरी टीम आपको बहुत ही जल्द कांटेक्ट कर लेगी बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां से और देखते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बच्चों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है? एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, यानी अगर हमने रेंजिंग ढंग से नहीं की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रेंजिंग की, चेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमने रेंजिंग ढंग से नहीं की तो किस टाइप का एरर अक्यूमुलेट होगा? नाउ अगर बैड रेंजिंग की वजह से आप देखते हो तो बार बार जो आपका एरर आएगा ना वो पॉजिटिव नेचर का आएगा और बार बार वो क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव वे में बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो एक बार आपका एरर अगर p सेंटीमीटर का है तो अगले बार 2p हो जाएगा, अगले बार 3p हो जाएगा, और अगर ऐसे आपने n टाइम्स कर दिया बैड रेंजिंग को तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स वो एरर आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन दिखता है? क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा यहां पे वो क्या बोलता है आपको? पिकअप द करेक्ट फीचर ऑफ एक्सीडेंटल एरर इन सर्वेइंग। नाउ एक्सीडेंटल एरर किस वजह से आते हैं? ड्यू टू द एक्सीडेंट्स। ड्यू टू द एक्सीडेंट मतलब हम कोई मेजरमेंट लेने गए, ठीक है, कोई कारणवश वहां पे कुछ ना कुछ एरर आ गया होगा हमारा। और ऐसा ग्राफ कैसे वेरी करता है अगर आपको पता हो तो? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करता है, अगर आपको याद हो तो इस तरह से ग्राफ पूरा का पूरा वेरी करता है इसका। यहां पे होता है फ्रीक्वेंसी और यहां पे होगा आपका साइज ऑफ एरर। जो साइज ऑफ एरर होता है यहां पे एकदम जीरो रहेगा और यहां पे नेगेटिव में बढ़ेगा एरर और यहां पे पॉजिटिव में बढ़ेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव एरर अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो आने की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी भी सेम रहती है। ठीक है, नाउ क्या बोलता है इसके बारे में? बोलता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर विल अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। करेक्ट बात है। अभी बता क्या है आपको कि भैया चाहे आपका पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, अगला क्या बोलता है? स्मॉल एरर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली। सीधी सी बात है यार, अगर यहां पे एरर छोटा है हमारा 0 तो इसके बाजू में 0.1 नेगेटिव का होगा, इधर पॉजिटिव का 0.1 होगा, फिर माइनस का 0.2 प्लस का 0.2। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एरिया, यहां पे क्या है? एरर का साइज बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा एरर का साइज है तो इसके आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है एरर का, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? नेग्लिजिबल की तरफ पहुंचती जा रही है। ठीक है, तो स्मॉल एरर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली करेक्ट है। बोलता है लार्ज एरर डू नॉट अकर। देखो, लार्ज एरर डू नॉट अकर का मतलब यही है कि भैया नियरली 0 की तरफ फ्रीक्वेंसी पहुंच गया है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ ये तो मैंने आपको जीपीएससी में वैसे ही पहले से बता कर चल रहा हूं, क्या कहीं पे भी अगर ऑल ऑफ द अबव दिख जाए ना तो 95% केस में वही ऑप्शन सही होने वाला है। तय है, ये बात तय है कि वही ऑप्शन सही होगा। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? ये एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक टेप लिया मैंने 30 मीटर का और वो 20 सेंटीमीटर शॉर्ट है ना। अगर मैंने पहली बार मेजरमेंट किया तो 20 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया, अगली बार मेजर किया तो 20 सेंटीमीटर फिर से शॉर्ट हो गया। तो इस तरह जितने बार मैं उसको स्ट्रेच करता जाऊंगा टेप को, हर बार 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का एरर आता जाएगा। यानी क्या होगा भैया? एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि पहली बार में अगर एरर p का आया है तो अगली बार में एरर 2p का होगा, अगली बार में 3p का होगा, और इस तरह से अगर हमने n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया टेप को तो np का एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है? सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स whose effects are cumulative and can be determined। डेफिनेटली भैया क्यूमुलेटिव नेचर का है। देखो आप हर बार p से बढ़ता जा रहा है तो क्यूमुलेटिव नेचर है और हमें पता भी चल रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है।
बोलता है विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पता तो चल पा रहा है हमको, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अगला हुज कैरेक्टर इज नॉट अंडरस्टूड, यहां तो पूरा का पूरा कैरेक्टर पता है भाई हमको कि एक बार P से शॉर्ट हुआ, एक बार 2P से शॉर्ट हुआ, फिर 3P से शॉर्ट हुआ, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया यहां पे। अगला हुज इफेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बट कैरेक्टर इज नॉट अंडरस्टूड, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है, इन चेन सर्विंग perpendiculars to the chain line are set out by, now perpendicular offsets वगैरह आप किससे डाल पाएंगे, तो perpendicular offset डालने कुछ ही तरीके हैं हमारे पास, जैसे कि एक ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, एक प्रिज्म स्क्वायर होता है, ठीक है, और क्या होते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास क्रॉस स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखता है, ऑप्टिकल स्क्वायर, तो ऑप्टिकल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है, the maximum tolerance in overall length of a 20 meter and 30 meter metric chain should be respectively, ठीक है, कि भैया मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होगा ओवरऑल लेंथ में 20 मीटर की और 30 मीटर की चेन में। देख लेते हैं यार, इसको एक वैल्यू लेके आए आपके लिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉलरेंस बता पा रहे हैं, तो मैक्सिमम टॉलरेंस अगर आप देखते हो तो अगर 5 मीटर की आपकी मेट्रिक चेन है तो प्लस माइनस 3 mm का रहेगा, 10 मीटर की मेट्रिक चेन है तो प्लस माइनस 3 mm, 20 मीटर की प्लस माइनस 5 mm एंड 30 मीटर में प्लस माइनस 8 mm का, मतलब यहां तक हम अलाउ कर सकते हैं कि प्लस 5 mm और माइनस 5 mm तक की ओवरऑल लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम 20 मीटर की चेन को यूज करते हैं। तो ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब कहां तक अलाउ कर सकते हो आप, तो प्लस माइनस 5 mm तक अलाउ करेंगे। सो 20 मीटर और 30 मीटर के लिए टॉलरेंस पूछा था, तो प्लस माइनस 5 mm एंड प्लस माइनस 8 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या बोलता है, द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स बाय, नाउ जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है ना उसमें हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो जहां तक आप लोगों को याद हो मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और जो लोगों ने उससे नहीं पढ़ा है अगर उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो एक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वहां जाके अपना नाम और थोड़ा बहुत डिटेल डालना है, आपको पूरा पूरा फ्री कंटेंट मिल जाएगा सर्वेइंग का, ठीक है, जो मैंने ही पढ़ाया है आपको वो पूरा पूरा मिल जाएगा आपको। ओके, तो पूरा पूरा ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे वर्क करता है, यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है देखते हैं, ये देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा ऑप्टिकल स्क्वायर, यहां पे होता है आई पीस और यहां पे है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा था हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट रखा था, यहां से हम देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं, तो पहला रिफ्लेक्शन यहां से हुआ ये, और दूसरा रिफ्लेक्शन फिर यहां से हुआ, तो टोटल आपको कितने रिफ्लेक्शन दिखे यहाँ पे, 2 रिफ्लेक्शन दिखे। तो यहां डबल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है कौन, पूरा का पूरा ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे भी डबल रिफ्लेक्शन ही होता है, तो चाहे ऑप्टिकल स्क्वायर पूछे चाहे प्रिज्म स्क्वायर पूछे, दोनों के दोनों वर्क करते हैं डबल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डबल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सन एट नून वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून एट दैट प्लेस इज 186 डिग्री, मतलब उस जगह से जब सन एट नून पे था तो उसका जो बेयरिंग था वो कितना था, 186 डिग्री था। क्या, मैग्नेटिक बेयरिंग। थोड़ा सा बनाते हैं इसको, आ जाओ। अगर आपको पता हो तो ट्रू बेयरिंग ऑफ सन एट नून कितना होता है भैया, ये सन रखा है हमारा, ट्रू बेयरिंग सन एट नून पे कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया और ये हमारा ट्रू साउथ हो गया। नाउ अगर हमको मैग्नेटिक बेयरिंग सन की 186 डिग्री करनी है, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उसको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा ट्रू मेरिडियन के वेस्टवर्ड साइड में, तो बनाते हैं इसको। ये बनाया हमने इसको कुछ ऐसा, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक साउथ। नाउ अगर हम यहां से इस पूरे बेयरिंग को नापते हैं तो कितना आएगा ये 186 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, इतना सा जो एंगल है, ये कितना होगा, ये होगा 6 डिग्री का। तो ये पूछता है कि भैया व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मांग रहा है, कितना हो गया 6 डिग्री, और किस तरफ का, वेस्टवर्ड, किस तरफ का, वेस्टवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, 6 डिग्री वेस्टवर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 डिग्री वेस्टवर्ड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप आर कॉल्ड, इक्वल डिप वाले पॉइंट्स को अगर जोड़ते हुए हम एक पूरी की पूरी लाइन बना रहे हैं तो
उस लाइन को क्या कहेंगे? हम लोग जनरली कहते हैं उसको क्या? आइसोक्लिनिक लाइंस। बोलो सर कहां से आप समझ के आए ये कॉन्सेप्ट, हमें तो बताओ। चलो आ जाओ, सबसे पहले डिप देखते हैं क्या होता है। देखो अगर हम निडल को एकदम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है, ठीक है? कौन सी? मैग्नेटिक निडल। नाउ किसी भी कारण से, चाहे इसका वेट बढ़ गया हो, चाहे कोई एरर आ गया हो, अगर ये निडल अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कुछ ऐसी हो जाए तो ये जो डिफरेंस इन एंगल आ रहा है ना यहाँ पे, इसी को कह जाते हैं क्या? इसको कह जाते हैं हम लोग डिप। डिप, ठीक है? ये हो जाता है डिप। यानी कि क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एंगल जो आया है, दिस इज कॉल्ड डिप। नाउ अगर यही चीज वर्टिकल प्लेन में हो जाती, ये ट्रू नॉर्थ होता हमारा, ये ट्रू साउथ होता, और ये हमारा अगर डिफ्लेक्ट कर जाता, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता, ये मैग्नेटिक साउथ होता। किसी भी कारण से अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन डिफ्लेक्ट कर जाता फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन, तो ये जो एंगल बनता, द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज व्हाट? डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्लिनेशन बोल जाते हैं इसको हम लोग, डेक्लिनेशन। नाउ क्यों सर आपने डेक्लिनेशन और डिप को एक साथ बताया? देखो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एंगल, ठीक है? तो ये क्या बोल गए हम लोग? डिप। वर्टिकल प्लेन में अगर हॉरिजॉन्टल एंगुलर डिफरेंस देखते हो तो इसको बोल जाते हैं डेक्लिनेशन। नाउ दोनों का कॉन्सेप्ट नियरली सेम था, इसीलिए समझाया है ये। अब अगर सेम डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ते हो आप, अगर सेम डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ते हो आप, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी आपको, द लाइन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस, ओके। और अगर जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाते हो, अगर जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाते हो तो इसे कह देंगे हम लोग क्या? अगोनिक लाइंस। अगोनिक लाइंस, ठीक है? बोलो सर ये तो डेक्लिनेशन के बारे में बता दिए, जरा डिप के बारे में तो बताओ। आ जाओ देख लेते हैं। अगर सेम डिप वाले पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसे कहेंगे आइसोक्लिनिक लाइंस। इसे कहेंगे हम आइसोक्लिनिक लाइंस। आइसोक्लिनिक लाइंस। और अगर आपने जीरो डिप वाले पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको कह जाएंगे हम अक्लिनिक लाइंस। क्या कहेंगे? अक्लिनिक लाइंस। तो यहां हमसे क्या पूछा गया था? द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप आर कॉल्ड। सेम डिप को जोड़ने वाले पॉइंट्स को अगर जोड़ते हुए एक लाइन बना दी जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है? बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, बड़ा इजी, बट कॉन्सेप्ट भी समझा दिया थोड़ा बहुत यहां से आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ चल क्या रहा है क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सन एट नून से। क्या बोलता है? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 178 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज। यार ये तो क्वेश्चन तुम लोग अभी के अभी बता दोगे क्योंकि अभी समझा के आए हो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन पहले ही समझाया। क्या मैंने बोला था? सन एट नून के समय पे अगर आप उसकी ट्रू बियरिंग देखते हो कितनी रहेगी? 180 डिग्री रहती है। नाउ बोलता है कि अगर इसकी एक पर्टिकुलर प्लेस से मैग्नेटिक बियरिंग देखते तो 178 डिग्री आ रही है, तो उस पर्टिकुलर जगह का डेक्लिनेशन कितना हो जाएगा? तो 2 डिग्री का डेक्लिनेशन हो, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 था और यहां से 178 था, तो बचा हुआ कितना हो गया? 2 डिग्री का हो गया। तो 2 डिग्री कहां पे? ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट तरफ में आपका डेक्लिनेशन आ रहा है, तो 2 डिग्री ईस्टवर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, क्या पूछता है? अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज नोन एज। ऐसा कर्व जिसका रेडियस वेरी करता जाए थ्रू आउट दी कर्वेचर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पता है हमें क्या कहते हैं उसको? हम लोग उसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्यों कहा जाता है? देखिए, कभी भी आप स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं तो इस समय रेडियस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, ठीक है? और अगर आपने यहीं पे एक सर्कुलर कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया, रेडियस r इक्वल्स टू समथिंग का, मैं बोल देता हूं r इक्वल्स टू r ही बोल देते हैं हम, r इक्वल्स टू r बोल देते हैं रेडियस, ठीक है? नाउ होता क्या, जब भी आप कभी भी गाड़ी को चला रहे होते तो आपके ऊपर हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, और कितने का लग रहा होता है? mv²/r का। तो जब आप स्ट्रेट प्रोफाइल पे मूव कर रहे थे यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तो रेडियस इनफाइनाइट था। अब अगर 1/इनफाइनाइट देखते हो कितना हो गया? 0। तो यहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 था जब तक आप स्ट्रेट प्रोफाइल में मूव कर रहे थे। इस पॉइंट पे जैसे आपने कर्व इंट्रोड्यूस किया r रेडियस का, जो कि इनफाइनाइट से कम होता है,
तो जैसे आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या हो जाएगा, तुरंत यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लग जाएगा mv²r का, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी, इसकी वजह से आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ओवरटर्न कर जाएगी। ठीक है, तो भैया कभी भी अगर आपको ऐसा सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना है किसी स्ट्रेट अलाइनमेंट में, तो सीधा का सीधा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है एक वेरिएबल रेडियस का कर्व, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांजिशन कर्व। क्यों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रेट प्रोफाइल थी जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा था, 0 का लग रहा था, क्योंकि रेडियस कितना था, इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट। यहां पे एक सर्कुलर कर्व मुझे देना है जिसका रेडियस कितना होगा, r इक्वल्स टू r का होने वाला है, जिसकी वजह से यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो mv²r का आएगा। अब मैं बोलता हूं इसको सीधा कनेक्ट नहीं करता हूं, इसको सीधा कनेक्ट नहीं करता हूं, एक वेरिएबल रेडियस का कर्व ले लेता हूं, यहां पे एक वेरिएबल रेडियस का कर्व ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, ये वेरिएबल रेडियस का कर्व लिया जहां पे रेडियस इक्वल्स टू इनफाइनाइट से शो होता है और धीरे 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 रेडियस कम होता हुआ जाएगा, कम होता जाएगा, और इस पॉइंट पे रेडियस इक्वल्स टू r पे पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 से इंक्रीज करोगा, 0 थोड़ा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, और पहुंचते पहुंचते यहां पे mv²r पे पहुंच गया। नाउ इस केस में आपने क्या किया जो कि इससे अलग था, यहां पे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सीधा इंट्रोड्यूस कर दिया था स्ट्रेट प्रोफाइल के बाद में, यानी 0 से सीधा mv²r पे पहुंचा, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरटर्न कर गई। यहां पे क्या हुआ, आपने रेडियस को धीरे धीरे कम किया, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे धीरे बढ़ा है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुआ है पूरी प्रोफाइल के अंदर। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रहा है तो गाड़ी के ओवरटर्न होने की संभावनाएं रिड्यूस हो जाती हैं। इसी वजह से अगर आप एक कर्व जो वेरिएबल रेडियस का अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या कहेंगे हम लोग, उससे हम लोग कह जाते हैं ट्रांजिशन कर्व। डन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। अभी 5 मिनट पहले पढ़ा के आया हूं आप लोगों को कि अगर ये हमारा ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ है, यानी इसको ट्रू मेरिडियन बोल दें, और अगर ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, तो इनके बीच में बनने वाला हॉरिजॉन्टल एंगल क्या कहलाता है, डेक्लिनेशन कहलाता है, डेक्लिनेशन। क्या आंसर आएगा भैया, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अगला क्वेश्चन कहां से, ट्रैवर्सिंग से है। बोलता है अगर एक ट्रैवर्स में n नंबर ऑफ साइट्स है, ठीक है, और थोड़ा ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो द सम ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल शुड बी, इंटीरियर एंगल के सम का चेक क्या होगा। तो ये आप लोगों को मैंने लेक्चर में बताया हुआ, नहीं पता है तो आप मेरा फ्री कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, अगर इंक्लूडेड एंगल कभी भी सम को अगर आपको चेक करना है तो वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द ट्रैवर्स। अगर एक ट्रैवर्स में 6 साइड्स हैं तो 6 2 12, 12 - 4 8, ठीक है, 8 × 9 720 डिग्री उसका सम आना चाहिए। किसी ट्रैवर्स का साइड अगर 5 है, 5 नंबर ऑफ साइड्स है किसी ट्रैवर्स में, तो 5 2 10, 10 - 4 6, 6 9 54, यानी 540 डिग्री उसका इंक्लूडेड एंगल का सम आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर इंक्लूडेड एंगल का सम देखते हो आप, वो भी कौन सा, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स का कितना होगा, 2n-4 × 90 डिग्री। नाउ ये तो इंटीरियर एंगल के लिए हुआ, ये तो इंटीरियर एंगल के लिए हुआ। कभी कभी एक्सटीरियर एंगल के लिए भी पूछ देता है कि भैया चेक बता दो एक्सटीरियर एंगल के लिए, कुछ नहीं करना, इस माइनस को सिर्फ प्लस कर दो, रेस्ट रिमेन्स सेम। 2n+4 × 90 डिग्री, तो 2n+4 × 90 डिग्री जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल का चेक है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे एक्सटीरियर एंगल के लिए भी पूछ लेगा। ठीक है, तो यार थोड़ा सा ना दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करना। देखो अभी आप लोगों ने नियरली 5 से 7 मिनट का वीडियो देखा होगा, 7 मिनट में हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी लेस देन 1 मिनट एक क्वेश्चन को लगता है। अगर मैं सीधा देख के टिक कर दूं तो तुमको समझा रहा हूं इसलिए 1 से 1.5 मिनट जा रहा है, तो तुम्हारे लिए भी पेपर में इतना ही इजी क्वेश्चन पूछने वाला है। बट शर्त यह है थोड़ा सा पढ़ के ढंग से जाओ। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। जनरली का 13 सब्जेक्ट होते हैं पूरे के पूरे हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल साइड से। बच्चा बोलता है सर मैंने 13 सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं है, मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मेरा तो एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं महाबेवकूफ है भाई, महाबेवकूफ है। क्यों महाबेवकूफ है? क्योंकि इसलिए नहीं कि तुमने सब्जेक्ट कम पढ़े हैं, इसलिए तो तुमने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तुमको उतने पे यकीन नहीं कि तुम उससे पेपर निकाल सकते हो। भाई तुमको इतना सोच के जाना है कि अगर मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए उन 6 सब्जेक्ट से। अगर मैंने पढ़े हैं सिर्फ 6 सब्जेक्ट, तो बात समझ में आ रही है मेरी? तो अगर आपने 6 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट शर्त यह है कि आपने उतने के क्वेश्चंस पूरे पूरे सही बना के आने हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो पूरा पढ़ के सिलेक्शन अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप टॉप कर जाओगे। पर अगर पूरा नहीं पढ़ पाते, जितना पढ़ा है ना उतना अच्छे से पढ़ो ताकि सारे क्वेश्चंस बने। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोलता है इफ द रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉट 45 डिग्री ईस्ट देन इट्स होल सर्कल बेयरिंग इज। नाउ अब क्या करेंगे लोग, दिमाग लगाएंगे, फटाफट से क्वाड्रेंट बनाएंगे, इसको लिखेंगे नॉर्थ, इसको लिखेंगे साउथ, इसको लिखेंगे ईस्ट, इसको लिखेंगे वेस्ट, और फटाफट से क्या करेंगे, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट है, ये बना दिया नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। और अब क्या करेंगे, नापना शुरू करेंगे। अरे भैया इतना नहीं करने का है, इतना नहीं करने का है, इतना नहीं करने का है, पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में जो रिड्यूस्ड बेयरिंग होती है वही आपकी होल सर्कल बेयरिंग भी होती है। सीधा 45 डिग्री टिक करिए और आगे बढ़िए। इतना दिमाग लगाने का ही नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाने का भैया कि इसको आप नापने जाएंगे। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट दिख गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में WCB और QB बराबर होते हैं, 45 डिग्री इज द आंसर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन AB इज +78 मीटर एंड -45.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ द लाइन AB इज। ना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बोलता है लैटिट्यूड दे दिया तो बच्चे बोलेंगे ठीक है L cos थीटा दे दिया 78, L sin थीटा, डिपार्चर भी दे दिया, कितना दे दिया डिपार्चर भैया, -45.1। लगे होंगे L से L काटने पे sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ कर डाला होगा। अरे इतना दिमाग क्यों लगाते हो भैया, दादा इतना दिमाग क्यों लगाते हो, सीधा अप्रोच रखो ना। लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव, लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा, 270 से ज्यादा ही होगा। चेक कर लो, यहां से 0 शुरू होता है, यहां 90 आता है, यहां 180 आता है, यहां 270 आता है। दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान ने सबसे ऊपर दिमाग इसलिए दिया था कि इसको यूज किया जाए। ठीक है, जरा दिमाग लगाओ, 270 से बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, आंसर डी होगा। 100 करने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक ही ऑप्शन था 270 से ज्यादा वाला, 330 डिग्री, वही आंसर है। दिमाग क्यों लगाने का, और जिसको लगाने का वो लगा लो इसके आगे का दिमाग। ठीक है, कर लो tan थीटा इक्वल्स टू दिस और फलाना ढिमका करके आंसर निकालो, 330 ही आना है। बट यहां पे यार सीधा दिख रहा है 330, तो काहे को दिमाग लगाएं ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन अगला, लीस्ट काउंट ऑफ अ लेवलिंग स्टाफ इज। नाउ अगर मेंशन नहीं करता कि भैया आपका फोल्डेबल स्टाफ है, सॉलिड स्टाफ है या टेलीस्कोपिक स्टाफ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीस्कोपिक स्टाफ मानना है उसको, वो वाला जो एक के अंदर से एक निकलता है। ठीक है, और वो वाला का स्टाफ माना है आपने, तो बाय डिफॉल्ट जो लीस्ट काउंट होने वाला है कितना होगा, 5 mm का होगा, क्योंकि वहां पे जो काली पट्टी और लाल पट्टी होती है ना, उसकी थिकनेस ही 5 mm की होती है। तो जो सबसे छोटा आप पढ़ पाएंगे डायमेंशन यहां पे, वो पढ़ पाएंगे आप कितना, 5 mm का। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, 5 mm। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है द बैक साइड रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क इक्वल्स टू RL ऑफ 150 मीटर वाज -2.250 मीटर। बड़ी अच्छी बात है यार। बोलता है एक आपने बेंचमार्क माना जिसका RL आपको 150 मीटर का दिया हुआ है, वहां कोई बैक साइड रीडिंग पढ़ी होगी आपने, वो -2.250 मीटर मिली। The erected staff reading on the top of workshop floor was 1.450 मीटर। आपने एक स्टाफ को एकदम सीधा रखा और वहां पे जब आपने मेजरमेंट किया तो आपको जो रीडिंग मिली वो मिली 1.450 मीटर। अब बोलता है द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द टॉप ऑफ वर्कशॉप फ्लोर इज। वर्कशॉप फ्लोर की बात कर देता है। ठीक है, कुछ डायग्राम कैसा होना चाहिए इसका, कुछ डायग्राम यहां ऐसा होना चाहिए कि यहां कहीं पे आपका बेंचमार्क था, बेंचमार्क। ठीक है, यहां कहीं पे आपका फ्लोर था, वर्कशॉप फ्लोर था यहां कहीं पे, और यहां कहीं पे आपने एक इंस्ट्रूमेंट सेट करके रखा हुआ था ये। और इस इंस्ट्रूमेंट को जो आपने सेट किया था, सबसे पहले आपने बैक साइड रीडिंग पढ़ी यहां से, बैक साइड रीडिंग। और वो बैक साइड रीडिंग कहां पे पढ़ी, जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता था कौन सा, बेंचमार्क। और यहां पे जो आपका RL आया वो कितना आता है भैया, माइनस में आता है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ पकड़ा हुआ था। इन्वर्टेड स्टाफ जब उल्टा स्टाफ पकड़ते तो नेगेटिव में शो कर दिया थी उस वैल्यू को। और फिर आपने यहाँ पे एक रीडिंग पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे एक रीडिंग पढ़ी। ये रीडिंग कितनी है तो देख लेते हैं भैया। बेंचमार्क का RL 150 मीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं RL इक्वल्स टू 150 मीटर। अगला बोलता है जो रीडिंग मिली थी वहां पे हमको वो कितनी मिली, 2.250 मीटर। तो ये रीडिंग हमारी आ गई 2.250 मीटर। अगली रीडिंग जो वर्कशॉप फ्लोर पे पड़ता है 1.450 है, तो ये रीडिंग हमें मिल गई 1.450 मीटर। ये वाली हाइट हमको मिल गई 1.450 मीटर, और ये वाली हाइट मिल गई हमको 2.250 मीटर। नाउ RL ऑफ वर्कशॉप फ्लोर मांगता है, इसका RL हमको बोलता है कि फाइंड कर दो कितना होना चाहिए इसका RL, कितना होना चाहिए। देखो 150 मीटर यहां तक की हाइट है, तो 150 में से 2.250 गया, 150 में से 2.250 गया, और
हम लोग पहुंच गए हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। अब इंस्ट्रूमेंटल हाइट हमको मिल चुकी है, अब क्या करना है इसमें से 1.450 को और घटा दो, 1.450 कितना आता है 100 करके 146.3 मीटर, दैट इज द आरएल ऑफ वर्कशॉप फ्लोर। इस फ्लोर का आरएल हमको मिल गया 146.3 मीटर का। सिंपल क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भैया? 146.3, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ देखो और फटाफट से उसको जोड़ो घटाओ जो करना है और वहां से आंसर आ जाता है, ठीक है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द कर्वेचर करेक्शन फॉर स्टाफ रीडिंग इन लेवलिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। नाउ इसके लिए तो हमको वाली मशीन बनानी पड़ेगी आरजीएम। आरजीएम कौन सी? आरजीएम कौन सी? आलू डालो और सोना निकाल लो, ठीक है? आरजीएम आ जाओ देखते हैं आरजीएम क्या होता है। कर्वेचर करेक्शन बोलता है, कर्वेचर करेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है वैल्यू कितनी होती है 0.07849 होती है, आप 85 मान लो राउंड ऑफ में, डी स्क्वायर। क्यों मैंने इसको आरजीएम कहा? क्यों मैंने इसको आरजीएम कहा कि एक तरफ आप डी की वैल्यू को डालो किलोमीटर में, ये सीसी की वैल्यू मीटर में दे देगा। आलू डाला, आलू और सोना निकाल दिया, है ना? आलू डाला और सोना निकाल दिया। तो भैया डी की वैल्यू को पुट करो किलोमीटर पे, कितना 1000 मीटर है, 1000 मीटर है 1 किलोमीटर, ऑटोमेटिकली हो गया। पुट कर दो, यू विल गेट 0.0785 इंटू 1, कितना आंसर आ जाएगा 0.0785 मीटर। ये आ गया कर्वेचर करेक्शन आपका, आ गया। सिंपल था। 0.0785 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया ही क्वेश्चन पूछा है आपसे। इफ द आरएल ऑफ बेंचमार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.87 मीटर, द आरएल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन इज। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया फिर से, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, फिर बेइज्जती कर दी हमारी। देखिए यहां कहीं पे आपका बैक साइड रीडिंग पढ़ा हुआ है, यहां कहीं इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है आपका, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है यहां पे, यहां बेंचमार्क कहीं माना है, इसका आरएल आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है? और यहां कहीं उसने फोर साइड रीडिंग पढ़ी कोई सी, ठीक है? और बोलता है इस पॉइंट का आरएल बता दीजिए, इस पॉइंट का आरएल बताइए। बोलो सर आपको कैसे पता है पॉइंट नीचे आने वाला है? भाई रीडिंग से, रीडिंग से। देखो बेंचमार्क का आरएल आपको 100 मीटर देखा है, बैक साइड आपकी कम है और फोर साइड आपकी ज्यादा है, फोर साइड वाला स्टेशन थोड़ा सा नीचे रहा होगा। कितना 1.215, 1.215। इसका आरएल कितना दिया है? 100 मीटर का आरएल दिया हुआ है यहाँ पे, और फोर साइड कितना दिया के रखा है हमको 1.870, 1.870। नाउ हमको क्या निकालना है? हमको इस पॉइंट का, लेट अस सपोज इसको नाम देते हैं पी, नाम देते हैं पी। अपने मेरे मन को भाया, मैंने इसको पी नाम टिकाया, ठीक है? पी नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे आरएल ऑफ स्टेशन पी निकालना है, आरएल ऑफ स्टेशन पी निकालना है। कितना हो जाएगा? 100 में 1.215 जोड़ो, 100 में 1.215 जोड़ दो, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पहुंच गए। यहां से ये पूरी हाइट माइनस कर दो, 1.870, 1.870 माइनस कर देते हैं, ये आएगा 99.345 मीटर, दैट इज द आरएल ऑफ स्टेशन पी या फॉरवर्ड स्टेशन का 99.345 मीटर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 99.345, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 99 के रेंज में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, अगला 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 बोलता है द मेथड विच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया इज। भाई अगर आप एरिया मेजर करने आ रहे हो, सबसे अच्छा या सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है? सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल कभी भी सिम्पसन्स 1/3 रूल ही सबसे एक्यूरेट देगा, क्योंकि ये क्या करता है, मान लो आपका कुछ ऐसा एरिया है, सपोज करो कुछ ऐसा एरिया है आपका, ठीक है? ऐसा कोई एरिया जिसको आपको मेजर करना था। आपने क्या किया? इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल में तोड़ा। आपने क्या किया? इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल में तोड़ा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है? कुछ इस हिसाब से आपने तोड़ दिया इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल में, लाइक दिस, ठीक है? अब ये वाला जो एरिया बच गया ना, ये वाला एरिया, इसको आप कैसे मेजर करोगे? तो इसको मेजर करने के लिए रूल्स होते हैं, एवरेज ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब अगर मैं इतने से एरिया को बनाऊं तो एग्जैक्टली ये एरिया को अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये एरिया लाइक दिस, ऐसा। बट बाकी रूल्स क्या कहते हैं? एवरेज ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट और ट्रेपेजॉइडल। यार इस टाइप का कर्वेचर नहीं मान पाएंगे हम, इसको स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करो तब ठीक रहेगा, और यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे हम। तो ये क्या करते हैं? कर्वेचर ऑफ दी जो सरफेस होता है या कर्वेचर ऑफ द हमारा जो एरिया है उसको नेग्लेक्ट कर जाता है। कौन? एवरेज, मिड ऑर्डिनेट एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। सिम्पसन 1/3 रूल ये नहीं कहता। सिम्पसन 1/3 कहता है जैसा एग्जैक्ट प्रोफाइल है वैसा का वैसा हम यूज कर लेंगे। तो एक्यूरेट प्रोफाइल को जब यूज करोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, इसीलिए सबसे अच्छा मेथड होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके, चलिए मूव करते हैं आगे।
नाउ ये सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने पहले खत्म किया था इससे पहले। क्या बोलता है, द रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ 100 मीटर आरएल इज 1.2 मीटर। यानी कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा हमारा, कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा, यहाँ पे हमारा अर्थ सरफेस है ये पूरा, यहाँ हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को रखा है, ये इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस हो गया, यहाँ कहीं पे हमारा आरएल हमको पता था, बेंचमार्क था यहाँ पे, जिसका आरएल हमको 100 मीटर देके रखा हुआ है, आरएल इक्वल्स टू 100 मीटर देके रखा हुआ है। नाउ बैक साइड रीडिंग कितनी दी है, 1.2 की दे देता है, 1.2 की, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, 101.2 हो गया। नाउ बोलता है जैसे ही आगे बढ़े, द रीडिंग टेकन ऑन द नेक्स्ट स्टेशन इज 1.70 मीटर, यानी यहां रीडिंग कितनी मिल गई, 1.70 मीटर मिल गई। क्या करना है, 1.7 माइनस कर दीजिए, यहां का आरएल मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछला किया था, ठीक है। देन आरएल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन इज, तो यहां का आरएल पूछता है आपसे। लेट अस सपोज दैट इसको पी कहते हैं, तो आरएल ऑफ पी कैसे निकलेगा, पिछले केस की तरह ही, कैसे, 100 में 1.2 को ऐड कर दो और माइनस कर दो 1.70 को, कितना आता है बताइए। ये आएगा आपका 99.5 मीटर का आपका आरएल ऑफ स्टेशन पी आएगा, 99.5 मीटर का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे बोलता है बेटा, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज। अगर ये सब का पूरा टेलीस्कोप है लाइक दिस, और यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है और यहां पे आपका आईपीस है, ठीक है। अब आईपीस में क्या होता है, ऐसा डायफ्राम होता है जहां पे क्रॉस हेयर्स होते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट ग्लास है आपका जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास जो है यहाँ पे आपका, इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। सिंपल ही था भैया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की आपका डेफिनेशन ही था, सिंपल आपका डेफिनेशन बेस्ड था। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, जो आपका कहां से, क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम से एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास से लाइन पास होती है, उसको क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल जाते हैं। ओके, अगला बोलता है, अ बबल ट्यूब विद डिविजन्स ऑफ 2 mm एंड अ रेडियस ऑफ 10 मीटर हैज द सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है। क्या क्या दे दिया आपको 1 डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब का दे दिया कितना, 2 mm का है, और आपको रेडियस ऑफ बबल ट्यूब दे दिया कितना बेटा, 10 मीटर का रेडियस ऑफ बबल ट्यूब है, 10 मीटर का। आपसे सेंसिटिविटी मांगता है, सेंसिटिविटी कितनी होती है, अल्फा L/R इंटू 206265। क्यों किया, क्योंकि सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। नाउ अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमको, L कितना है हमारे पास, 2 mm का है, तो 2 mm ही रहने दिया। R हमारे पास 10 मीटर था, मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये mm में कन्वर्ट हो गया, mm से mm गया, इनटू 206265 सेकेंड्स। सॉल्व करिए कितना आता है, सॉल्व करके बताइए कितना आता है। सॉल्व करते हैं तो नियरली आता है 41.25 सेकंड्स के आसपास आता है, ठीक है। अब इसके क्लोजेस्ट सबसे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया, ए ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है, क्योंकि 40 सेकंड का है यहाँ पे, तो 40 सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिखता, तो क्लोजेस्ट वन देखना पड़ता है, क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ क्लोजेस्ट था 40 सेकंड्स, तो 40 सेकंड को टिक कर दिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे, कि बोलता है, द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज। भैया रेसिप्रोकल लेवलिंग करते क्या होते हैं, ताकि कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन या कंबाइंड करेक्शन को एलिमिनेट कर पाए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, क्या एरर ड्यू टू कर्वेचर को हम लोग एलिमिनेट कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। क्या एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बिल्कुल कर पाते हैं इसको भी, ठीक है। नाउ यहां पे कौन से एरर को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बबल ट्यूब को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते यहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट है, क्योंकि इसने पूछा था विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, तो ये तीन तो हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बबल ट्यूब को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है बेटा, क्या पूछता है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। भाई हमको क्या निकालना है, डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, यानी हमको डिफरेंशियल लेवल निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। और कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के एरर को एलिमिनेट करते हुए जाना है हमको। तो भैया ऐसा कौन सा लेवलिंग का मेथड है जिसमें आप कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के एरर को आप रिमूव कर देते हैं, तो ऐसा तो एक ही है भैया, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल लेवलिंग, क्योंकि रेसिप्रोकल लेवलिंग करते इसीलिए हैं
ठीक है, ताकि जितने भी हमारे एरर्स आने वाले हों वो क्या हो जाएं, रिमूव होते जाएं, काउंटरएक्ट होते जाएं। इसीलिए इसको हम लोग काउंटर लेवलिंग भी कहते हैं, किसको, रेसिप्रोकल लेवलिंग को। इसका मतलब अगर हमें डिफरेंशियल लेवल निकालना है बाय एलिमिनेटिंग ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, तो कौन सा रहेगा सही हमारा ऑप्शन, रेसिप्रोकल लेवलिंग, करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा हमसे, बोलता है अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव द डेटम इज कॉल्ड। भैया डेटम क्या हमारा मीन सी लेवल है, उसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल हमको पहले से पता हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे हम लोग क्या कह जाते हैं, बेंचमार्क कह जाते हैं उसको हम लोग, बेंचमार्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड था। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है, द आरएल ऑफ द फ्लोर इन अ बिल्डिंग इज 100 मीटर, यानी कोई एक फ्लोर रहा होगा हमारे पास, इसका आरएल 100 मीटर, कुछ ऐसा, इसका आरएल हमको 100 मीटर का देके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ एंड द स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 1.40 मीटर, यहां भी कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हमने, इंस्ट्रूमेंट, और यहां से हमने एक स्टाफ रीडिंग पढ़ी, कितनी मिली हमको, 1.40 मीटर की मिलती है, ठीक है। नाउ if the reading on the staff when held inverted with bottom touching the T-beam of the slab is 3.6 मीटर, ठीक है, यानी कि अगर हमने यहां पे एक टी बीम था, यहां पे हमने एक स्टाफ रखा जिसका बॉटम जो था वो टी बीम को टच कर रहा था, और यहां पे इन्वर्टेड पोजीशन में स्टाफ रखा हुआ था, और जो ये हमको रीडिंग मिली वो कितनी मिलती है, दिस विल बी 3.60 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये हाइट हमको 3.60 मीटर की मिल चुकी है, और ये हाइट तो ऑलरेडी 1.40 मीटर की थी हमारे पास। मांगता क्या है हमसे, बोलता है देन द हाइट ऑफ द टी बीम बॉटम अबव द फ्लोर इज इक्वल्स टू, यानी फ्लोर के ऊपर हाइट ऑफ द टी बीम बता दीजिए। ये हमारा टी बीम था, इसकी हाइट बताना है, तो हाइट ऑफ द टी बीम कितनी हो जाएगी, यहां पे हाइट ऑफ टी बीम अबव फ्लोर, अबव फ्लोर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.40 मीटर प्लस 3.60 मीटर, ठीक, कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, 5.00 मीटर, 5 मीटर रहेगी हाइट ऑफ द टी बीम, कहां से, फ्लोर से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, 5 मीटर, ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे और दिमाग मत लगाना कि आरएल क्यों दिया था, फेक डेटा था, देने का कोई कारण नहीं था, पर दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो 5 मीटर करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है, इन लेवलिंग कर्वेचर करेक्शन इज गिवन बाय, कर्वेचर करेक्शन किससे आपको मिलता है, पूछता है कर्वेचर करेक्शन क्या होता है इनमें से। तो कर्वेचर करेक्शन के बारे में हमको पता है क्या होता है, ये होता है d²/2r। नाउ यहां पे हम r की वैल्यू पुट करते हैं 6370 किलोमीटर, जब सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है क्या, RGM मशीन 0.07849 d², यही मिलता है हमको, ये कैपिटल D² आप लिख दो, इसको लिख दो आप कैपिटल D का स्क्वायर, तो ये मिल गई आपको RGM मशीन। एक तरफ से आर उड़ा दो तो दूसरी तरफ से सोना मिल जाएगा, मतलब D की वैल्यू को किलोमीटर में पुट करिए, CC की वैल्यू आपको मीटर में मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, d²/2r, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज CC इक्वल्स टू d²/2r, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बेटा, The line joining the points of equal elevations on the surface of the earth are known as, ठीक है, यानी ऐसा लाइन जो अर्थ पे सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ता हुआ जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। आइसोहाइट्स क्या होते हैं बेटा, एक ऐसी लाइन जो उन एरियाज को जोड़ती है जहां पे रेनफॉल बराबर होते हैं, सेम रेनफॉल होते हैं, इक्वल रेनफॉल होते हैं, उनको जोड़ने वाले एक लाइन को हम लोग आइसोहाइट्स कह जाते हैं। आइसोगोनिक लाइंस क्या होते हैं, सेम डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन जो बनाते हैं उसको कह जाते हैं हम लोग आइसोगोनिक लाइंस। अगोनिक क्या होते हैं भैया, जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन बनाते हैं तो उसको कह जाते हैं अगोनिक लाइंस। कंटूर्स क्या होते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम आरएल, यानी अगर सेम एलिवेशंस वाले पॉइंट को जोड़ते हुए क्लोज लाइन बनाते हो तो उसे क्या कह जाएंगे, कंटूर्स कह जाते हैं। सो कंटूर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ओके। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है क्लोज कंटूर लाइन विथ वन और मोर हायर वैल्यू कंटूर इनसाइड इट रिप्रेजेंट, यानी अगर अंदर साइड में कंटूर का आरएल ज्यादा है 110 मीटर, फिर बाहर की तरफ कम होता हुआ आ रहा है 100 मीटर, फिर बाहर की तरफ और कम होता हुआ आ रहा है 90 मीटर, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आरएल कम होता जा रहा है। ये किस केस में होता है, एलिवेटेड सरफेस के केस में होता है ये, कि आपको यहाँ का आरएल सबसे ज्यादा मिलेगा जो सेंट्रल कंटूर होता है, और इसके बाद ये रिड्यूस होता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन का केस कौन सा बता रहा है, क्लिफ हो नहीं सकता,
वैली हो नहीं सकती, खाई बोलते हैं। डिप्रेशन एक गड्ढे को बोल रहे हैं, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। हिल ये हो सकता है क्योंकि एक एलिवेटेड सरफेस होता है, ठीक है, जिसका कंटूर जो होता है उसके अंदर साइड में जो सबसे अंदर वाला कंटूर होता है उसके एलिवेशन सबसे ज्यादा होता है, और जैसे आप बाहर की तरफ आते हैं तो एलिवेशन में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है द कंटूर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, ये जो कंटूर आपको दिया गया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि अगर सबसे अंदर की तरफ में मैक्सिमम वैल्यू और बाहर की तरफ अगर डिक्रीज होते हुए जा रही है वैल्यू, यानी ये एलिवेटेड एरिया का केस है, एलिवेटेड एरिया का केस है ये। इसका मतलब ये कोई ना कोई पहाड़ वगैरह का केस या आपके क्लिफ वगैरह का केस रहा होगा। नाउ क्लिफ कब बोल सकते हैं, जब दो कंटूर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, और अगर वर्टिकल क्लिफ होता तो एक लाइन पे ज्वाइन करते सारे के सारे कंटूर लाइंस। तो यहां पे देखो दो कंटूर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 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 इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटूर यूनाइट। पॉइंट ऑफ कंटूर यूनाइट कहा जाता है इसको, पॉइंट ऑफ कंटूर यूनाइट, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किस केस में, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, क्योंकि अगर क्लिफ का केस नहीं होगा वो भी इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, अगर ओवरहैंगिंग क्लिफ का केस नहीं हो तो दो कंटूर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। डन, तो ये ओवरहैंगिंग क्लिफ का केस है पक्का 100%। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज जनरेटेड यूजिंग, भाई अगर आपको डिजिटल एलिवेशन मॉडल जनरेट करना है तो क्या यूज करोगे आप। एक ही ऑप्शन है डिजिटाइजेशन, ठीक है, कि कंटूर इंटरपोलेशन से हो नहीं सकता, हाइड्रोग्राफिक एनालिसिस से हो नहीं पाएगा, और थाइसेंस पॉलीगॉन मेथड से भी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन अकेला एक मेथड है जिससे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल को जनरेट कर सकते हैं। अगेन सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके। नाउ अब क्या कहता है भैया, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांजिटिंग नहीं, रिवर्सिंग नहीं, प्लंजिंग नहीं, स्विंगिंग, स्विंगिंग, ठीक है। आप स्विंग कर रहे हैं टेलीस्कोप को, ठीक है, कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, उसे क्या कहेंगे, स्विंगिंग ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आपसे टेक्योमेट्री से पूछता है क्या, इफ f इज द फोकल लेंथ, i इज द स्टेडिया हेयर इंटरवल, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज, अगर आपको पता हो तो d इक्वल्स टू ks प्लस c हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन होती है बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ, ओके। नाउ k क्या होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, f अपॉन i, फोकल लेंथ अपॉन स्टेडिया इंटरवल के बराबर होता है कौन, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, a के बराबर f अपॉन i। कभी आपसे अगर पूछ ले कि भैया एडिटिव कांस्टेंट किसके बराबर होता है, c, दिस विल बी इक्वल्स टू f प्लस d, ठीक है। फोकल लेंथ प्लस the distance between the optical center of the object lens and the vertical axis of the instrument, correct। now अगला क्वेश्चन बोलता है क्या बेटा आपसे टैक्योमेट्री से, in a tachymetry if intercept taken on a vertically held staff is inclined at q to the horizontal distance is, कुछ ऐसा पूछ रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पे आपका एक टैक्योमीटर रखा हुआ है, यहां पे आपका एक स्टाफ रखा हुआ है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है कुछ ऐसी, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या भैया, आपको ये डिस्टेंस निकालना है d, ये डिस्टेंस d निकालना है आपको, डिस्टेंस d, और ये आपका हो जाता है यहां तक सेंटर तक का क्या, v। तो अगर कभी भी आपने टैक्योमेट्री केस पढ़ा है या सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देखा भी है तो आपको क्या मिल जाता है, ये d सीधा मिलता है क्या, ks cos स्क्वायर थीटा प्लस c cos थीटा। नाउ थीटा को यहां से इसने रिप्लेस कर दिया q से, बोलता है कि इंक्लाइन कितने पे, q डिग्री पे है, तो भैया थीटा को q से रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, ks cos स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, तो ks cos स्क्वायर q प्लस c cos q, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। 2 नीचे आ गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 नीचे आ गया है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा आपसे, इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप विद एन एनालिटिकल लेंस फॉर टैक्योमेट्रिक सर्वे द एडिटिव कांस्टेंट इज, भाई अगर एनालिटिकल लेंस है ना आपके पास, एनालिटिकल लेंस अगर, जिसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा लेंस है आपके पास तो उसका एडिटिव कांस्टेंट हमेशा रहने वाला है कितना, 0, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमेशा रहने वाला है 100, तभी उसको आप एनालिटिकल लेंस बोल पाएंगे। तो यहाँ पे एडिटिव कांस्टेंट मांगते हैं, कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, if the intercept on a vertical staff is observed as 0.75 मीटर, यानी s की वैल्यू आपको दे देता है 0.75 मीटर, यानी स्टाफ इंटरसेप्ट दे दिया,
ठीक है, फ्रॉम अ टैकोमीटर विद द लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फिटेड विद एन एनालिटिकल लेंस। अब अगर एनालिटिकल लेंस से फिक्स करके रखा है भैया तो K कितना हो जाएगा 100 और C कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि एनालिटिकल लेंस है। क्या मांगता है आपसे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टैकोमीटर एंड द स्टेशन इज, ठीक है, स्टाफ स्टेशन इज, तो D इक्वल्स टू KS प्लस C सीधा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, K कितना है 100 है, स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है 0.75 है और C कितना है 0 है। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर एज 75 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ D। यहाँ पे 75 मीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन C इज करेक्ट, दैट इज 75 मीटर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन केस ऑफ। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंटूर लाइन एक लाइन पे कब आके मीट करती है सबकी सब, सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ ओनली, कुछ ऐसा। ये हमारा जो कहलाता है, ये कहलाता है वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ, जब वर्टिकल क्लिफ का केस होगा ना तभी जितनी भी कंटूर लाइंस बनेंगे यहाँ पे सबकी सब एक लाइन पे आके मीट करेंगी, सबकी सब एक लाइन पे आके मीट करेंगे लाइक दिस। जितनी भी कंटूर लाइंस होंगी सबके सब एक लाइन पे आके मीट करेंगी, किस केस में, इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ ओनली। तो वर्टिकल क्लिफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर जीपीएस रिसीवर टू करेक्टली ड्रॉ 3D मैप to locate the geographical position of the object over the earth surface is, यानी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट पूछता है 3D मैप बनाने के लिए। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मैप बनाना है ना तो कम से कम 4 सैटेलाइट लगती है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, x y z कोऑर्डिनेट के लिए और 1 टाइम कोऑर्डिनेट के लिए। टोटल हमको यहाँ पे 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट लगेंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हमको 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट लगेंगे, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, 1 टाइम कोऑर्डिनेट के लिए। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है, रिमोट सेंसिंग वर्क्स where system has no energy source of its own but depends on external source of energy is called, यानी खुद का कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं और हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, जैसे कि सन वगैरह हो गए। तो जब सन वगैरह को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो वो कौन सा रिमोट सेंसिंग सिस्टम कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। और अगर हमारा खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होता तो हम उसको किस में काउंट कर लेते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो बेटा यहाँ पे आपका सर्वेइंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि आपके जीपीएससी के पेपर में पूछे जा सकते हैं वो पूरे के पूरे मैंने बता दिए। वीडियो डेफिनेटली पसंद आ ही रहा है, जिस तरह से आपके व्यूज आ रहे हैं ना सारे वीडियोस पे, एक चीज समझ में आ रहा है कि यार हम लोग आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और बहुत रिच कंटेंट दे रहे हैं। तो करना क्या है यार, देखो अपनी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होगी, ठीक है। अपन लोग बहुत ग्रेजुअली चल रहे हैं, अपन लोग एकदम रैपिडली बढ़ रहे लोग नहीं है कि भाई पैसा देके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लो, अपन वैसे लोग है ही नहीं यार। अपन लोग बहुत आराम से ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है अपना, ठीक है। तो करना क्या है, सब्सक्राइब करो चैनल पे, अपने दोस्तों को भी जो जीपीएससी का पेपर देने वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। क्यों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल तो पसंद है ही तो सब्सक्राइब कर लो ना, जैसी वीडियो आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्त से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई एक्यूमेन से कोई दूसरा वीडियो आया क्या, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बेल बटन को हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता जाए और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीपीएम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।